ओके, आ गई मेरी स्क्रीन, शो हो रही है। यस सर। यस सर। डेरिवेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हमें इसे डिस्कस करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक मैकेनिज्म एंड द बेसिक टर्म्स, दैट इज एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण एंड न्यूमेरिकल एपर्चर, दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यही डिसाइड करती हैं कि आपकी फाइबर की क्या क्वालिटी होगी, कितने सिग्नल अपने अंदर कैरी कर सकता है। तो ये सारी जो डिपेंड करेगा, ये करेगा आप पे जो ये पैरामीटर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक आपका मटेरियल है। इस मटेरियल में क्या आपका दैट इज फाइबर, और इस फाइबर में क्या है, कोर है, और दूसरी क्या है, क्लैडिंग। अब इस डायग्राम से हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो आपका सिग्नल है, ध्यान से देखना, ये सिग्नल आया बाहर, आउटर मीडियम से आया बेटे, यानी ये मैंने मान लिया कि आउटर मीडियम क्या है, फिलहाल मैंने इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन नॉट माना। हो सकता है कोई दूसरा आउटर मीडियम हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हम सिंपल लेने के लिए मानते हैं कि ये बाहर का मीडियम क्या है, एयर। तो इस एयर से जो है आपका सिग्नल ट्रेवल करा, ये ब्लू से हमें दिखाई दे रहा है एरो से, ये गया कहाँ, किसके अंदर, आपका मटेरियल के अंदर। अब देखो एक चीज ध्यान देना, ये नॉर्मल है तुम्हारा, ठीक है, जो फाइबर कोर है, अभी रे कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, अभी एयर से एंटर कर रही है कोर के अंदर, एयर से कहाँ एंटर कर रही है, कोर के अंदर। तो ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर में जा रही है, लोअर से हायर में। हाँ जी, बताओ बेटे, हाई से लो में जा हायर टू रही है या लोअर। लो से हाई में जा रही है, अभी जा रही है तुम्हारी लो से हाई में, यही हो रहा है ना। एन नॉट क्या यस है, एयर सर। है, हमें मान रहे हैं कि एयर है, ये कोई भी रेयरर मीडियम है और डेंसर में जा रही है। तो लाइट बीम क्या होगा, ये नॉर्मल है, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो बीम नॉर्मल से के नज़दीक को बेंड होती है, अवे हो जाती है, अवे सर। क्या होता है, अवे, अवे। अवे होगी है नॉर्मल की तरफ, इस तरीके से आ रही है हमारी जगह। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। ये आई मेरी बीम, ठीक है। अब ये डेंसर मीडियम था और ये रेयरर मीडियम था, ये क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना जब डेंसर में आती है। यस सर। तो यहाँ पर भी यही चीज हुई, देखो ये जानी तो इस तरीके से थी, दिख रहा है, लेकिन क्या हुआ है, किसकी तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। आया समझ में, दोबारा देखो, ये जो बीम है इसको इस पाथ पे जाना था, लेकिन ये कहाँ की तरफ बैंड हो गई, ये बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ। और हमने कहा ये एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये कौन सा है, थीटा आर। ये समझ आया। उसके बाद ये बीम कहाँ पर टकराई, अब देखो ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, बाउंड्री है। अब पॉइंट बी पे इसने हिट करा, अब दो मीडियम दोबारा से आए, अब N2 मीडियम में रे जा रही है कहाँ से, N1 मीडियम से। तो दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। अब लाइट बीम इस फाइबर के अंदर ही रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए, फाई को क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। यही तो पढ़ा था ना हमने भाई, अगर ये यस सर। डीप है, क्रिटिकल कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तभी ये बीम इसके अंदर जाएगी, अदरवाइज ये कहाँ निकल जाएगी, कहीं बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें दो जगह पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, दो जगह पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। पहला, जब लाइट बीम आउटर मीडियम यानी एयर से कहाँ एंटर कर रही है, कोर के अंदर। और दूसरा कब हमने अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ, एट पॉइंट बी, जब वो मीडियम ऑफ कोर N1 से कहाँ जा रही है, मीडियम ऑफ क्लैडिंग N2 तक। अब इसके अंदर रहे, वापस रिफ्लेक्ट हो, इसके लिए हमें कंडीशन ये लेकर आनी है कि फाई किससे ग्रेटर होना चाहिए, थीटा सी से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी लाइट बीम इसके अंदर रहेगी, अदरवाइज यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब इन दो कंडीशंस को लेकर हम इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। समझ में आया, दो कंडीशन हम क्या क्या ले रहे हैं, सभी के समझ में आया, समझ, यस सर। ठीक। तो ये यस दो सर। कंडीशन हमें लेनी है। हमें दो कंडीशंस क्या हैं, कैसे आएंगी, किस तरीके से हम इन्हें यूज करेंगे, अब ये आगे हमारा चलने वाला है। तो अब मैं दोबारा से थ्योरी पार्ट में आ रहा हूँ। ये मुझे पहले डायग्राम तुम्हें क्लियर करवाना था, क्या चीज़ ये है, क्या होने वाला है फिनोमेना।
चलो अब आ रहे हैं हम, एक डेफिनेशन है भाई इसकी, न्यूमेरिकल एपर्चर, acceptance angle or acceptance zone. When a light ray enters through an optical fiber, it suffers total internal reflection at core cladding boundary and thus remain confined with core and propagate from one end to another end. अब देखो जो न्यूमेरिकल एपर्चर है ना, ये एक्चुअल में लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी को बताता है। किसको बताता है ये? फाइबर की लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी। कितनी लाइट एक फाइबर गैदर करके अपने अंदर लेके जा सकता है, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी की उतने ज़्यादा सिग्नल ले सकता है। हम कहेंगे कि किसी स्टूडेंट की गैदरिंग की कैपेसिटी है कि वो 2 सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कुछ की ज़्यादा होगी वो एक साथ 3 पढ़ सकता है, कुछ की 4 है। यानी जिसकी गैदरिंग प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी उसकी उतने ही ज़्यादा सिग्नल कैरी करने की भी प्रॉपर्टी होगी। यानी जितनी बुक्स स्टूडेंट पढ़ेगा उसे उतने ही सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। तो इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ मोड्स या सिग्नल्स को कोई आपका फाइबर होल्ड कर सकता है, उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल्स उसके अंदर जाएंगे। यानी अगर वो ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स को गैदर करके ले जा सकता है तो उसकी क्वालिटी इसका मतलब ज़्यादा बढ़िया होते चले जाएगी। अगर वो कम सिग्नल लेके जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी भी चेंज होती चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, अब जो पैरामीटर अभी हमने देखे उन पैरामीटर्स को हम दोबारा से एक बार देखेंगे, क्या क्या पैरामीटर हमने लिए हुए हैं। डेफिनेशंस पर भी हम पहुंचने वाले हैं। सपोज अ रे ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा एंटर्स थ्रू अ फाइबर विथ कोर रेडियस ए। कोर की रेडियस कितनी ली इस बार हमने? ए ले ली। ये था हमारे जो कोर है, 2 लेयर्स हैं। यानी यहाँ पर किसकी रेडियस की बात होती है, हमेशा याद रखना, कोर की रेडियस की बात होती है, ठीक है बच्चों। किसकी रेडियस की बात होती है? कोर की। ये रेडियस कितनी बोली इसने यहाँ तक से यहाँ तक की? ये है स्मॉल, यही है ना, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? स्मॉल ए। ये कोर की क्या है हमारी? रेडियस। एन नॉट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो आउटर मीडियम मैंने कहा था, जहां बाहर क्या आपका, जिस पे मीडियम में ये रखा हुआ है फाइबर, उस आउटर मीडियम को हमने एन नॉट बोला। और वो क्या? एयर। एन वन इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एन टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? क्लैडिंग का। थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंट विथ ऑप्टिक एक्सिस, जो अभी हमने देखा था। अगर हम आए नेक्स्ट स्लाइड में, ये थीटा यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर वॉल्यूम नहीं आ रही आप? वॉल्यूम नहीं आ रही? सर आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है यार, तुम लोग को कैसे वॉल्यूम कम आती है? सर बहुत ही स्लो आ रही है सर। अच्छा, अभी ठीक है? यस यस सर। सर। मुझे माइक्रोफोन पकड़ के रखना पड़ेगा इसका मतलब। चलो ठीक है। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर हमने डायग्राम जो देखा उससे हमें एक चीज क्लियर हो गई। ये जो पैरामीटर है हमें याद रखना है। पहला जो एंगल ऑफ, पहला तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है कि एन नॉट होता है एयर का, एन वन कोर का, एन टू क्लैडिंग का। अब थीटा आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट कोर एंड एयर इंटरफेस या कोर एयर बाउंड्री, ठीक है। एयर और कोर की जो बाउंड्री है उससे उस और ऑप्टिक एक्सिस के साथ जो लाइट बीम क्या बनाती है एंगल, वो क्या आपकी ये जो एक्स जा रही है डॉट डॉट लाइन, ये क्या है? इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, या फाइबर ऑप्टिक की कोर की एक्सिस हम इसे बोलेंगे। तो कोर एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये एंगल थीटा आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फाई क्या है? ये हमारा क्या है? एंगल जो कहाँ बन रहा है? कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे। ये देखो इधर लिखा हुआ है थीटा आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद ऑप्टिक एक्सिस ऑफ फाइबर, फाई द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एट कोर क्लैडिंग बाउंड्री। ये पैरामीटर पहले तुम्हारे समझ में आए, ये बताओ, इसके बाद हम मैथमेटिक्स में जाएंगे। यहाँ तक यस सर। डाउट यस है? सर। यस सर। यस सर। यस छोटा सर। सा भी डाउट हो मुझसे पूछना। मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना जिसका ये भी समझ नहीं आया। हमारे पास एक फाइबर था, फाइबर एयर में रखा हुआ है, आउटर मीडियम एयर है, जिसका हमने नो। अभी फिलहाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट माना है, जिसे बाद में हम क्या करेंगे? 1। जिस एंगल पे ये लाइट बीम एयर से स्कोर के अंदर एंटर कर रही है उसको हमने क्या बोला? थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये थीटा आई एंगल किसके साथ है? आपका कोर एक्सिस के साथ, क्योंकि कोर एक्सिस नॉर्मल है एक्चुअली कोर पे। उसके बाद
थीटा आर, ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब ये लाइट बीम इस कोर के अंदर एंटर कर जाती है। और फाई क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट कोर क्लैडिंग बाउंड्री। ठीक है, ये जो है पॉइंट बी है, ये क्या? कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर, यानी कोर से लाइट आ रही है और किसकी तरफ जा रही है? क्लैडिंग की तरफ जा रही है। ये पैरामीटर हमें पहले समझ में आना चाहिए। और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, एक अलग कलर से कर देता हूँ, येलो कलर से मैं कर देता हूँ। ठीक, ये क्या है तुम्हारा? इट्स ए, यानी डायमीटर ऑफ कोर। यानी डायमीटर ऑफ कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब हमें न्यूमेरिकल एपर्चर या डायमीटर की रेडियस। इट्स रेडियस बेटे। ए क्या? रेडियस। 2a क्या हो गया? डायमीटर। ठीक है, इसको ए क्या है? रेडियस है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, डायमीटर नहीं है, इट्स रेडियस। अब देखो भाई, अब मैं जा रहा हूँ मैथमेटिक्स की तरफ। बहुत ध्यान से देखना, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, टफ नहीं है, बस कंडीशन सही लगानी है हमने। जहाँ कंडीशन गलत लगी, ये सिंपल सा डेरिवेशन भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब क्या इसमें होने वाला है? अब देखो, यहाँ लिखा है एन नॉट साइन थीटा आई इक्वल्स टू एन वन साइन थीटा आर। ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो तुम लोग पढ़ के आए हो, एक्चुअल में क्या होता है? वो साइन आई अपॉन साइन आर। आर साइन आर इक्वल्स टू होता है एन टू अपॉन एन वन। ठीक हो गया, यही थोड़ा था ना। अब देखो साइन आई, आई कितना है यहाँ पर? अगर मैं किसकी बात करूँ? एयर और कोर बाउंड्री इंसिडेंस। पॉइंट ए। अगर मैं इस पॉइंट ए की बात करूँ तो आई कितना है? इसको चेंज करूँ, मैं ये करता हूँ। हाँ भाई, अगर मैं बात करूँ इस कोर क्लैडिंग बाउंड्री पॉइंट ए पे जो बीम आ रही है, वो कितना एंगल बना रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई सर। थीटा। थीटा आई। यही है ना? यस सर। और जब ये रिफ्रैक्ट हुई तो इसने एंगल क्या बना? साइन थीटा आर। थीटा आर। अब कौन से मीडियम में जा रही थी? N2 कौन सा मीडियम होता है जिस मीडियम में लाइट बीम जाती है? फिलहाल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 4 है ना? N1। और ये क्या हो गया नीचे? N0। एन टू। एन अब नॉट। जब यस मैं सर। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है? N0 साई साइन थीटा वन थीटा आई आई इज इक्वल्स टू एन वन। N1 N1 साइन साइन थीटा आर। थीटा आर। क्या यही इक्वेशन लिखी है ऊपर? यस सर। यानी यस सर। स्नेल्स लॉ को डायरेक्ट यूज कर लिया। अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो तुम लोग अपनी नोट, कहीं मैंने कहा था कॉपी रख लो, की पॉइंट्स को नोट करते चले जाना, जो मैं इधर करूँगा। किसी को अगर ये समझ में ना आए कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो क्योंकि जो डायरेक्ट पढ़ेगा वही वो कंफ्यूज जरूर होगा, उसे समझने में टाइम लगेगा कैसे क्या हुआ है। लेकिन अब हमें पता है कि ये एक्चुअल में क्या था। स्नेल्स लॉ हमने यूज करा था उसकी सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन से, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन ओ। यहाँ पर एन टू क्या था? ये था तुम्हारा N1। और N1 क्या था एक्चुअल में? वो यहाँ पर है N0। और साइन आई था थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और थीटा आर है आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो समझ में आई इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से आई? यस सर। अब ये तुम लोग यस को सर। समझ में आ चुकी है। यस सर। हो गया। अब इसके बाद क्या करा हमने? अब हम गए फिगर में। अब इस फिगर में हमने लिया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। क्या लिया? राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा आर इक्वल्स टू क्या होगा? 90 माइनस 5। 90 माइनस 5। ये बहुत फंडामेंटल है ना? ज्योमेट्री से हमें क्लियर पता है ये एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल भी 90 डिग्री के का एडिशन दिखाएंगे। तो इसका मतलब थीटा आर क्या होगा? 90 माइनस 5। तो थीटा आर इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने? 90 माइनस 5। दोनों तरफ मैंने क्या लिख दिया? साइन। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया? साइन ले लिया। साइन थीटा आर इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 5। और साइन 90 माइनस 5 क्या होता है? कोस फाइव। कोस 5। कॉस 5। ठीक है, याद होना चाहिए। साइन 90 माइनस 5 क्या होता है? इट्स कोस। कॉस 5। ठीक, तो यहाँ तक की मुझे चीज़ें पता लग गई। पहली चीज, स्नेल्स लॉ लगाया मैंने कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर। दूसरा मैंने क्या करा? इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी से किसकी वैल्यू रखी? इस थीटा आर की वैल्यू को मैंने लिखी।
और ये कितना है, थीटा आर इक्वल टू 90 माइनस फाइव। आसान सा था, आराम से मैंने लिख दिया। और दोनों तरफ मैंने साइन सर ले आपकी लिया, वॉइस बहुत लो आ रही है। और दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, साइन ले लिया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा अब, थीटा आर इक्वल टू 90 माइनस फाइव। तो यानी साइन थीटा आर इक्वल टू क्या हो गया, कॉस फाइव। अब ये वैल्यू साइन थीटा आर की कहाँ रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। इधर देखो, दिख रही है इक्वेशन नंबर 1। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें साइन थीटा आर की वैल्यू क्या रखूंगा अब मैं, कॉस फाइव, क्योंकि अब मुझे Cos यहाँ phi. से पता लग गया कि साइन थीटा आर किसके इक्वल है, कॉस फाइव के। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, sir. डाउट, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो पूछो मेरे से, No, sir. दिमाग में कंफ्यूजन कोई ना रखे। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूँ। तो अब ये याद रखना, इस इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, कॉस फाइव को रिप्लेस करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आया कि अब जब हमने वैल्यू रखी इक्वेशन 1 में, तो एन नॉट साइन थीटा आई इक्वल्स टू एन वन कॉस फाइव। ठीक है, साइन आर को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, कॉस फाइव से। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, एन वन अपॉन एन नॉट इंटू कॉस फाइव। ये भी ठीक है, Yes, इसमें sir. कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने एन नॉट को क्या लिख दी, एन नॉट को दूसरी तरफ ले गया, एन वन अपॉन एन नॉट कॉस फाइव। इसके बाद एक और हमने काम करना है कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू थीटा एम, देन फाई इक्वल्स टू थीटा सी। बड़ी जबरदस्त बात बोली, कुछ समझ में किसी के नहीं आया होगा, मुझे पता है। किसी को समझ में आया क्या चीज़ लिखी है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्स, देन फाई इक्वल्स टू थीटा सी, नहीं फाई इक्वल्स टू फाई सी। चलो डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में इसने क्या बोला, इसने ये कहा था कि थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्स व्हेन थीटा आई इक्वल्स टू थीटा मैक्स, तब क्या होगा, तुम्हारा फाई फाई सी के इक्वल होगा। अब समझना क्या मीनिंग निकला है इसका। ठीक, बहुत ध्यान से देखना अब जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जिसके समझ में आ गया डेरिवेशन कर लेगा, जिसके समझ में नहीं आया वो कन्फ्यूजन में रहेगा। केवल रट के वो कोशिश करेगा डेरिवेशन को करे। अब मैं एक ब्लैंक स्लाइड इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पहले, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए। एक मिनट। तो ब्लैंक वाइट दिखाई दे रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि पूरा जिसको चीज़ समझ में आ गई वो उस क्वेश्चन को कर लेगा। मेरे पास ये क्या था, कोर, ठीक, और ये कोर हमारी इस तरीके से है, इसके बाहर क्या है, क्लैडिंग इस तरीके से, और इसकी अपनी क्या है, एक्सिस, ठीक है, इसकी एक्सिस इस तरीके से एक्सिस। अब हमने कहा कि इस कोर क्लैडिंग बाउंड्री में बाहर से क्या आ रही है, पॉइंट ए पे। सर आपकी वॉइस फिर से लो हो गई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इस पॉइंट ए पे लाइट बीम आई, ठीक है, ये था थीटा। अब ये क्या था, नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ, क्योंकि लाइट बीम कहाँ है, रेयर एन नॉट से कहाँ जा रही है, एन वन। N1. अब ये बीम इस तरीके से निकली, बैंड हुई, इधर पहुंची, ठीक हो गया। अब मैंने बोला ये जो एंगल बना ना यहाँ पर थीटा, ये थीटा सी से, थीटा वन में कहता हूँ, थीटा वन जो है ये थीटा सी से छोटा है। तो क्या हुआ होगा, थीटा वन इज लेस देन थीटा सी, ये जो है रेडिएशन बाहर निकल गया होगा। ये क्रिटिकल कंडीशन Yes, नहीं थी, sir. क्योंकि हमें पता था कि अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो, कम है, अगर जो थीटा वन है, तो ये बाहर निकल जाएगी। फिर बढ़ाऊंगा, फिर ये इसके अलॉन्ग जाएगी किसी एक एंगल पे, उसको हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल थीटा सी। अब मैंने क्या करा, इस एंगल को, अब मुझे इस एंगल को बढ़ाना है, तो इस थीटा जो हमारे पास बाहर है, थीटा आई, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा क्या,
अब दूसरे से दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, इस एंगल को बढ़ा दिया। अब ये एंगल बढ़ा तो ये एंगल भी बढ़ गया होगा, हुआ होगा ऐसा कुछ। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो क्या ये थीटा आई भी बढ़ गया होगा, थीटा वन जो था Hmm. Yes, sir. ये भी बढ़ गया होगा ना अब। Yes, sir. ठीक, तो अब क्या हुआ, ये थीटा जो टू आया हमारा, ठीक, थीटा टू जो है, मैंने कहा कि ये कितना हो गया क्रिटिकल एंगल के बराबर, थीटा सी। तो ये लाइट बीम क्या चले गई इसके अलोंग। ठीक, इसके बाद मैंने कहा लाइट बीम इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, मैं इस एंगल को फिर बढ़ा देता हूँ। अब मैं दूसरे कलर को यूज करता हूँ यहाँ से। अब मैंने इस एंगल को और फर्दर बढ़ा दिया। ठीक है, जो रेड से दिखाई दे रहा है ये एंगल इधर और चला गया। ठीक, और इस तरीके से जो है हमारे पास ये समझ में आया बच्चों तुम्हारे। यस सर। यस सर। क्या समझ में आया, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। ये एंगल तो कम होता जा रहा है, देखो। यस सर। हाँ, अब समझ में आया होगा तुम लोग को। अब ध्यान देना दोबारा से, इस एंगल को जब मैंने बढ़ाया, अच्छा ये सब चला गया, दोबारा से देखो। अब फटाफट बनाऊंगा, समझना है इसे। ये कोर एक्सिस, ये कोर एक्सिस थी, ठीक है। यहाँ से इस एंगल को मैं लेकर आया, ठीक, ये एंगल, ये मैंने इसको इधर करा, इस तरीके से गया, ये एंगल क्या था, कम था। ठीक, अब मैंने इसे बढ़ाया, अब ये और दूर जाएगा, इस तरीके से रहेगा, इस एंगल की वैल्यू बढ़ते चले जा रही है। पहले क्या था, ये एंगल की वैल्यू जब मैंने कितनी रखी, थीटा आई, तो यहाँ थीटा वन बना, और ये थीटा वन क्या था, लेस देन थीटा सी। तो लाइट बीम यहाँ से बाहर निकल गई। अब मुझे इस एंगल को बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ वाले इस एंगल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक, मैं इसको और नज़दीक लेके चला गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी मिली कि ये एंगल भी बढ़ता चला गया, और हमें क्या मिल गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन। यानी इस केस में जो थीटा टू था, ये किसकी कंडीशन को बता रहा था, थीटा सी की। अब मुझे लाइट को क्या करना है, इसी के अंदर लेकर आना है। इस एंगल को मैंने थोड़ा, आप क्या करूँगा, थीटा सी से अब मैं थोड़ा सा भी कम करूँगा, तो लाइट बीम क्या होगी, इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल और बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया, यानी ये थीटा की वैल्यू बढ़ते चले गए, और फाइनली ये लाइट क्या हो गई, इसी कोर के अंदर वापस लैंड हो। तो इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि ये जो कोर के अंदर आपकी लाइट बीम आ रही है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो थीटा आई है, इसे एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी एंगल में आके लाइट को रख दूँ, कोई सा भी एंगल नहीं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ही आपका टी आई आर का फिनोमिना होगा। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, इस एंगल को ही क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। अगर ये थीटा आई, जिसकी वैल्यू हम क्या कहते हैं, थीटा मैक्स है, जिसके लिए हमें फाई इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, फाई सी। अगर इससे ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है थीटा मैक्स से, थीटा आई अगर, या थीटा आई थीटा मैक्स से क्या हो जाए, बड़ा, तो लाइट आपकी इस फाइबर कोर से बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि फाइबर के अंदर लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल में ही आना पड़ेगा। ठीक है, इस मैक्सिमम एंगल, अगर इस एंगल को इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, तो लाइट बीम इस तरीके से बैंड होगी, और ये एंगल पहले वाले एंगल से कम होगा, क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा, लाइट बीम बाहर निकल। यानी ये थीटा आई की जो वैल्यू है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। इसके लिए फाई किसके इक्वल होगा, फाई सी।
इससे कम रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। लेकिन इस थीटा आई से अगर मैंने एंगल को बढ़ा दिया तो आपका क्या होगा, ये लाइट बीम इस स्लाइडिंग से बाहर चले जाएगी। देखो इस डायग्राम में भी अगर दिखाऊं मैं, इस एंगल को अगर मैं कम करता हूँ तो ये लाइट इस तरीके से जाएगी, ये एंगल और बढ़ गया, इसको और ज़्यादा एंगल पर लाया, ये बढ़ गया। ठीक, तो यानी थीटा आई से अगर एंगल कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इससे बढ़ता है, जिसे हम थीटा मैक्स कह रहे हैं, ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन को ख़त्म कर देता है और लाइट आपकी कहाँ निकल जाती है, इसी मीडियम में वापस। तो दैट इज द मैक्सिमम एंगल फॉर विच द लाइट बीम कैन ट्रेवल विद इन द कोर फाइबर इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। और इसकी कंडीशन क्या है, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि जो थीटा आई है ये थीटा मैक्स होगा तो क्या होगा, देन फाई इक्वल्स टू क्या होगा, फाई सी। यानी थीटा आई की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके लिए फाई की वैल्यू क्या होगी, थीटा सी। अगर थीटा आई की वैल्यू थीटा मैक्स से ज़्यादा हो गई तो फिर आपका क्रिटिकल एंगल की कंडीशन वायलेट होगी और एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, और लाइट कहाँ चले जाएगी, दूसरे मीडियम। ये समझ में आया बच्चों तुम्हारे? यस सर। ठीक Yes, है, sir. बहुत टाइम इसलिए लगाया मैंने, ये समझना बहुत जरूरी। मैकेनिज्म अगर फाइबर की है तो ये एक बार अपना यूट्यूब में वीडियो सर्च करना जिसमें एनिमेशन के थ्रू तुम्हें और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। तो इसका मतलब अब व्हेन थीटा आई थीटा मैक्स देन फाई इक्वल्स टू फाई सी, तो यानी इस इक्वेशन नंबर जो हमारी ये 2 बनी थी, इसमें अगर मैं क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगा दूं तो थीटा आई को थीटा एम लिख दिया मैंने, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई सी। आया समझ में? और यहाँ पर होगा, हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल एंगल कंडीशन, इसके लिए होगा फॉर क्रिटिकल एंगल कंडीशन और फॉर टी आई आर फिनोमिना। फॉर क्रिटिकल एंगल क्या होगा, थीटा मैक्स थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू थीटा एम, तो फाई इक्वल्स टू फाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे कहाँ, आपका ये पहला स्नेल्स लॉ, मैं दोबारा फिगर में जा रहा हूँ। पहला स्नेल्स लॉ लगाया था हमने इस पॉइंट बी पर, ठीक है, यहाँ पर लगाया था, नहीं ये ए पे लगाया था। अब हम स्नेल्स लॉ कहाँ लगा रहे हैं, पॉइंट बी पे। B पे पॉइंट बी पे कैसे लगेगा स्नेल्स लॉ, एट क्रिटिकल एंगल। हाँ, कब लगाना है, एट क्रिटिकल एंगल। एट क्रिटिकल एंगल फाई क्या होगा, फाई सी लिखा था ना, और जो हमारे यस पास सर। थीटा आर होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही तो होगा। तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में जो फाई होगा, यस सर। फाई सी, और ये लाइट बीम इसके अलॉन्ग चले जाएगी, मतलब इस सरफेस के अलॉन्ग, तो ये फाई के आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर कोर क्लैडिंग इस पे साइन आई, आई कितना हो गया इसका मतलब, फाई सी, और साइन आर कितना हो गया, थीटा आर, साइन 90। कितना होगा, साइन 90। कल भी हमने पढ़ा था ना टी आई आर की कंडीशन। इक्वल्स टू दूसरा मीडियम क्या है, N2, और पहला मीडियम क्या है, N1। तो N1. साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ से साइन थीटा सी कितना आ गया, ये आ गया N2 अपॉन N1, क्योंकि साइन 90 कितना हो गया हमारा, 1। ये समझ में One. आया? पहली कंडीशन हमने लगाई थी एट पॉइंट ए, दैट इज कोर एंड एयर इंटरफेस। दूसरी कंडीशन हमने लगाई एट पॉइंट बी, दैट इज कोर क्लैडिंग इंटरफेस। पॉइंट बी में हमने कंडीशन किसकी लगाई है, क्रिटिकल एंगल की, और थीटा आई को हमने पहले सेट किया था वो भी क्रिटिकल एंगल की कंडीशन के लिए। तो यहाँ से साइन थीटा सी जब हमने कोर क्लैडिंग बाउंड्री में स्नेल्स लॉ लगाया, N2 अपॉन कितना आ गया, N1। ये देखो, ये लगा दी कंडीशन निकल, N1 साइन थीटा सी इक्वल्स टू N2 9, N2 साइन 90। तो यहाँ से तो साइन थीटा सी कितना बन गया, N2 अपॉन N1। लेकिन अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को देखूं, मुझे साइन थीटा सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो कॉस थीटा सी चाहिए।
तो क्या अगर मेरे पास साइन थीटा सी है तो मैं कॉस थीटा सी निकाल सकता हूँ? हाँ जी, बताओ मुझे। Yes, sir. कॉस थीटा सी की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा साइन थीटा सी, तो कॉस थीटा सी आराम से निकल जाता है। अब पता है ना Yes, sir. आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। √1 minus cos square phi. याद आ गया? सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम जब हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। यही चीज करी हमने, देखो ये cos थीटा सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। कोई ऐसा है जिससे ये फॉर्मूला नहीं आता? ऐसा कोई है? आई थिंक ये सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस Plus स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1. कोई ऐसा हार्डली होगा जो बिल्कुल ही मैं कहूँ जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी ये फॉर्मूला उसे समझ में आता होगा। सबने चीज़ पढ़ी है, बहुत बार हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा सी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। और साइन स्क्वायर हम लेकर कितना आए, उसको हम लेकर आए थे n2/n1। अभी लिखा था ना हमने साइन थीटा सी इक्वल्स टू n2/n1, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी, इट्स n1 स्क्वायर माइनस n2/n। तो कॉस थीटा सी हमारे पास ये आ गया। अब इस कॉस थीटा सी की वैल्यू कहाँ रखी मैंने, कॉस थीटा सी की वैल्यू कहाँ रखी, इक्वेशन नंबर 3 में। ये देखो कॉस थीटा सी की वैल्यू कहाँ रखी मैंने, इक्वेशन 3 में। n1/n0 तो पहले से था, तो कॉस थीटा सी जब मैंने रखा तो ये कितना हो गया तुम्हारा, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ओवर n1। और यहाँ n1 से n1 क्या हो गया, Cancel out. कैंसिल आउट। और n0 फॉर एयर कितना हो गया, 1। तो एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, देखो n1 से n1 कैंसिल आउट हो गया और n0 को रख दिया 1। केवल अब क्या बचने वाला है, साइन थीटा एम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये समझ में आया? Yes, sir. इक्वेशन थी, इसमें हमने कॉस थीटा सी की वैल्यू रखी, यहाँ एन नॉट को हमने क्या कहा, एयर के लिए 1 रख दिया, और n1 से n1 क्या हो गया, कैंसिल। केवल न्यूमरेटर वाली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर आया। और ये था तुम्हारा साइन थीटा एम। इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये थीटा साइन थीटा एम क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर। डेफिनेशन आगे आएगी लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। और अगर खाली थीटा एम लिखता हूँ तो ये साइन इनवर्स कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। ये क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल। दैट इज द मैक्सिमम एंगल फॉर विच द लाइट कैन प्रोपोगेट इन फाइबर, इट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। इट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। आया समझ में? एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस एंगल, दैट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ फाइबर for which all the incident light is totally accepted by the core, or all the light travels through the fiber core. We called it acceptance angle। और इस acceptance angle की वैल्यू होती है sin inverse of n1 square minus n2 square। and if we take sin of this theta m, इस थीटा एम का जब हम साइन लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर। और न्यूमेरिकल एपर्चर क्या बताता है, कितनी लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी मटेरियल की है। यानी जितना ज़्यादा होगा न्यूमेरिकल एपर्चर, उतनी ही आपकी लाइट गैदरिंग की प्रॉपर्टी होगी किसी मटेरियल की। कैसे होगी, चलो इसको भी समझते हैं। Sir, voice. अब ये कैसे होने वाला है, देखो मेरे पास सपोज मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं दोबारा से बनाता हूँ। अब देखो मेरे पास, सिर्फ ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है, कोर है। ठीक है, खाली कोर बना रहा हूँ मैं क्लैडिंग की बात ही नहीं कर रहा। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इसका जो थीटा मैक्स है वो इस कोर के लिए तो इतना ही है। यानी इस एंगल से अगर ज़्यादा एंगल पे लाइट आएगी तो ये इसके अंदर नहीं ट्रेवल कर पाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। अब बताओ इतने ही कोण में क्या होगी, तुम्हारी लाइट ये एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा लाइट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब मैंने क्या बोला, ये थीटा एम को मैं बढ़ा रहा हूँ, थीटा एम को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। मैंने अब कोर के लिए थीटा एम बढ़ाया, ये देखो थीटा एम को बढ़ा दिया।
अब क्या इसमें पहले से ज़्यादा लाइट रे जा पाएंगी या कम जा पाएंगी? अब बढ़ा दिया एरिया मैंने, अब बताओ। लाइट से ज्यादा देंगी, बढ़ा देंगे ज्यादा सर। रहेगी। आएंगी। थीटा एम को जब बढ़ा रहा हूँ तो उतने ही नंबर ऑफ लाइट ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ये सरफेस ज़्यादा लाइट को गैदर कर सकता है, क्योंकि ये पहले वाले के कंपैरिजन में बड़ा है। मैंने कहा मैं और बड़ा करता हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा कर दिया थीटा एम को। अब जो अगला सरफेस आया कोन का, ये और भी बड़ा होता चला गया। तो इसका मतलब ये थीटा एम जितना बढ़ता चला जाएगा, इस फाइबर की यानी इस कोर की लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होते चले जाएगी। कुप्पी है ना, कुप्पी जितने चौड़े मुंह की होगी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा हम उसके अंदर पानी डाल सकते हैं। उसको नैरो करता चला जाऊंगा, मुझे बहुत कम पानी एक बार में डाल सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी डालूंगा वो कॉर्नर से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये खाली एक एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने तुम्हें बताया। यहाँ पर देखो जितना सरफेस से बढ़ेगा, नीचे भी डायग्राम दिया है। अब इस सरफेस को कम करता हूँ, ये देखो अब केवल इतने एरिया से लाइट जा पाएगी, है ना। पहले इतने से जा रही थी, मैं इसको और बढ़ा दूँ, ये ऐसा कर दूँ। अब तो बहुत लार्ज सरफेस से जा रही है, यानी जिस फाइबर का थीटा एम जितना लार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा वो लाइट अपने अंदर ट्रेवल करा सकता है। यानी ये एक पैरामीटर है किसी भी फाइबर का, जो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स किसी लाइट से किसी फाइबर कोड से होके जा सकते हैं। जितना ज़्यादा थीटा एम की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा हम क्या मानेंगे, उस फाइबर की लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी जो सिग्नल ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टी है। तो समझ में आया एक्सेप्टेंस एंगल? Yes, Acceptance angle sir. Yes, sir. is a maximum angle for which the light beam travels within the core, and न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है? इट्स अ लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। देखो यहाँ डेफिनेशन है नेक्स्ट में, न्यूमेरिकल एपर्चर इज अ लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ एन फाइबर, दिस इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। पहले ही हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, उसी चीज़ को वापस कर रहे हैं। तो जब थीटा एम का साइन लेते हैं तो साइन इनवर्स का साइन लेंगे तो वही वैल्यू आ जाती है, यानी साइन थीटा एम इक्वल्स टू एन वन स्क्वायर माइनस एन टू। जब हम लेकर आए थे इससे प्रीवियस वाले इसका, यही होता है आपका लाइट गैदरिंग आपकी कैपेसिटी। ये देखो साइन थीटा, एक्चुअल में डेरिवेशन में पहले न्यूमेरिकल। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी सर। ओके ओके ओके, अब ठीक है। सर तो इसका मतलब जो थीटा एम लेकर आए थे ये न्यूमेरिकल एपर्चर ही था, ठीक है। हमने इसे थीटा एम करके ये बता दिया कि इसका साइन इनवर्स जो आया ये तुम्हारा न्यूमेरिकल, इट्स अ एक्सेप्टेंस एंगल, और इसी का साइन अगर ले लेंगे तो ये क्या बनता है? न्यूमेरिकल एपर्चर। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी भी फाइबर के लिए, इसको सबसे पहले पता होना जरूरी है अगर हमें ये पता करना है कि फाइबर कितने सिग्नल्स अपने अंदर से ट्रेवल करा सकता है। अब एक और टर्म यहाँ पर आ रही है एक्सेप्टेंस को। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है ओमेगा इक्वल्स टू टू थीटा, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस कौन होता है? अब सपोज क्या होता है इस तरीके से, मेरे पास क्या थी, मैं थोड़ा अब ऐसे बना रहा हूँ फाइबर कोर को, अब मैं थोड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में बना रहा हूँ। ये कोर है फाइबर की और ये क्या है इसकी एक्सिस। मैंने क्या करा, यहाँ से ये डिसाइड करा क्या इसका एंगल, क्या थीटा एंगल। सर अब वॉइस नहीं आ रही है सर। थीटा एम, ठीक है, थीटा एम है, ठीक हो गया। अब ये थीटा एम क्या हो गया, इसको मैं रोटेट कर दूं, पूरा पूरा क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, तो क्या बनेगा? एक कोन बनेगा। कभी तुमने वो जैसे हम एप्पल या उसको काटते हैं, किसको, तरबूज है, उसमें क्या करते हैं ऐसे चाकू डाल के अंदर उसको घुमा देते हैं, है ना। एक कोन शेप में क्या निकलता है, पार्ट निकलता है ना उसका, यस सर। है ना। हमने एक्सिस के साथ क्या करा, अभी लाइव होता तो तुम्हें दिखाता, लेकिन अभी हमने क्या करा, इस एक्सिस के साथ एक क्या ली, एक पेंसिल ले ली। सपोज ये मेरे पास खरबूजा था, मैंने इसको भी पूरा का पूरा घुमा दिया चाकू को, इस तरीके से एक कोन शेप में हमारे पास क्या निकल जाती है, पूरा का पूरा पार्ट निकल जाता है। यानी जो इस तरीके से कोण कोण बनता है, जब हम क्या करते हैं इस एक्सेप्टेंस एंगल को क्या करते हैं इस फाइबर कोर के चारों तरफ घुमा देते हैं। 3D में वो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, कोन दिखाई देगा, ऐसी तो होगा ना। अभी जो एंगल है इसको मैं अगर पूरा 3D में घुमाऊँ, एक्चुअली फाइबर 3D तो होगा, अभी हमें 2D दिखाई दे रहा है भले ये यहाँ पर,
लेकिन एक्चुअल में क्या होगा 3D। तो ये क्या बनेगा, एक कोन बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस कोन। और जो एंगल होता है इस कोन का वो कितना होता है, थीटा एम। ठीक है, पूरे कोन का एंगल कितना होगा, ये कितना होता है इस फिगर के अकॉर्डिंग, थीटा एम। ये था थीटा एम, पूरा घुमा दिया, एक कोन बना। अब कोन के वर्टिसेस को देखो, ये बने ना, ये वैल्यू कितनी है, it's 2 theta. So the cone that is generated by rotating the theta m around the fiber axis is known as acceptance cone, and its vertical angle value omega equals to 2 theta m, that is twice of the maximum angle or acceptance angle. तो कौन हमें याद रखना है, पूछा जाता है कभी 2 नंबर में आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल जो हम ये लेकर आए। या तो कहेगा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल, या कह देगा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर तक का ये रहा। ठीक है, यही होता है न्यूमेरिकल एपर्चर। और इसका अगर साइन हटा दें, इन्वर्स में लेके चले जाएं, खाली थीटा हम रहे, देन वी कॉल्ड इज एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो सर। किसी को छोटा सा भी डाउट? नो सर। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, कि जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा। अभी तो समझ में आ गया है, लेकिन तुम 3-4 दिन बाद देखोगे तुम फिर कंफ्यूज होगे। इसलिए आज ही इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इस न्यूमेरिकल एपर्चर को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन हम इसका दे सकते हैं। तो आज के हमने क्या करा, दोबारा से अगर ब्रीफली इसको रिवाइज करूं, इस डेरिवेशन को हमने स्टार्ट करा था एक फाइबर से, जिसकी अपनी एक कोर थी और उसकी अपनी एक क्या थी, क्लैडिंग थी। और लाइट बीम आउटर मीडियम से आ रही थी जो एक एंगल बना रही थी। और इस एंगल की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे ज़्यादा मैं इस एंगल को नहीं कर सकता, जिसके लिए हमें फाइबर के अंदर क्या मिल जाए, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमें मिल जाए। इसके बाद हमने 2 जगह स्नेल्स लॉ अप्लाई करा था। कहाँ पर, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। पॉइंट ए और बी पे जो हमने थीटा आई और फाई की वैल्यू डिसाइड करी, वो किसके अकॉर्डिंग करी, क्रिटिकल एंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंग। ये हमने थीटा आई को थीटा मैक्स तभी बोला था जब फाई कितना था, फाई सी। समझ में आया? यानी इन दोनों पॉइंट ए और बी पे हमने क्या लगाया, स्नेल्स लॉ। और इनमें दोनों में हमने कंडीशन किसकी लगा दी उसके बाद, क्रिटिकल एंगल। तो पहले वाले डेरिवेशन में भी हमें पता लग गया, तो पहले वाले पॉइंट ए पे एक कंडीशन हमें मिलकर आई, ठीक। और दूसरे वाले पे भी हमने कोर क्लैडिंग में फिर क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगाई, हमें एक और इक्वेशन मिली। और इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारी, 3। इक्वेशन 3 बनी आपकी कोर क्लैडिंग, कोर और एयर वाले से। और कोर क्लैडिंग बाउंड्री से जब हमने दोबारा से इसको लगाया, इक्वेशन नंबर हमें जो मिलकर आई फाइनली, वो कौन सी थी, साइन थीटा सी। फिर हमने कुछ कॉमन रिप्लेसमेंट करे, कॉस थीटा सी को लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। और कुछ टर्म कैंसिल आउट हुई n1 वाली, और हमने n0 को कितना लिखा था, 1। तो फाइनली साइन थीटा में इक्वल टू कितना आ गया, n1 स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ओवर n। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन, इसको हमने किया है। अब इसके बाद इसको एक और टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, दैट इज एक अलग, देखो जो न्यूमेरिकल एपर्चर है, इसको एक और पैरामीटर से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो पैरामीटर कौन सा है, उस पैरामीटर को बोलते हैं डेल्टा। अरे डेल्टा क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसकी वैल्यू होती है n1 माइनस n2 ओवर n1। ये याद रखना है तुमने, n2 माइनस n1, n1 माइनस n2 ओवर n1। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एपर्चर इस तरीके से हमारे पास डिफाइंड था। पहले हमें ये याद होना चाहिए कि फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन होता है। ये होता है n1 माइनस n2 ओवर n1। ये याद रखना है तुम लोगों ने, ठीक है। बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, n2 माइनस n1 ओवर n1 कर देते हैं। तो तुम्हें याद रखना है इट्स n1 माइनस n2 ओवर n1। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से।
और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एपर्चर था n1 स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को हमने क्या लिखा, n1 प्लस n2 n1 माइनस n2। और हम इसको कुछ हमने सॉल्व आउट करा, n1 माइनस n2 अपॉन n1 को डेल्टा लिखा, है ना। और फाइनली हमें क्या मिला, एक वैल्यू मिली जिसको हमने क्या करा, n1 माइनस n1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2n1 स्क्वायर डेल्टा। ठीक, तो यहाँ से na क्या आ गया, न्यूमेरिकल अपर्चर इज स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आया था, 2n1 स्क्वायर डेल्टा। यहाँ से n1 बाहर आया और 2 डेल्टा में ये मिल गया। ठीक, ये सर एक्सप्रेशन ये n1+n2/2 को n1 कैसे लिखा? n1 अपॉन n2 को, अब देखो N- ये एक बार मैं इसे चेक करूंगा बेटा, है ना। ये मुझे चेक करना है, इसमें कुछ मुझे गड़बड़ सी लग रही है, इसलिए मैं इसे तुम्हें कल एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके ये ओके सर। तुम्हें ये एक्सप्रेशन फिलहाल याद रखना है, न्यूमेरिकल आता है इस पे बेस्ड। n1 n न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल्स टू n1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा। ठीक है, तो इसका मैं देखूंगा क्या इसमें इसने क्यों लिखा हुआ है इसका, क्योंकि मुझे अभी एक बार समझना है इसने किस तरीके से इसे लिखा हुआ है, क्योंकि एक दूसरा तरीका होता है नॉर्मली जिसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीपीटी में अभी किया हुआ है ये एक अलग तरीके से किया है, तो इसको मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसको डिस्कस करके या आखिर ऐसे क्यों लिखा हुआ है अभी मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम इसे एक दूसरे तरीके से भी करते हैं। अगर ये सही होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अदरवाइज मैं दूसरी मेथड तुम्हें बताऊंगा कैसे ये चीज़ आती है। ठीक है बच्चों, ओके तो लेकिन ये एक्सप्रेशन यस हमें सर। याद रखना और डेल्टा ओके की सर। वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये होती है n1 माइनस n2 ओवर n1। n1। कहीं पर भी आए तुम्हें बस ध्यान रखना है, ये तुम्हें लिख देना है n1 माइनस n2 ओवर n1, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक और फॉर्मूला आता है जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, कि अगर न्यूमेरिकल एपर्चर को कहेगा कि राइट डाउन न्यूमेरिकल एपर्चर इन टर्म ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो तुम लिखोगे na इक्वल्स टू n1 स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा। ये न्यूमेरिकल एपर्चर किसकी टर्म में है, डेल्टा की टर्म में। न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, तुमसे कह देगा कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और आपका जो फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लाइडिंग और कोर का वो कितना है, 0.005। कहेगा न्यूमेरिकल एपर्चर निकाल लो और क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो हम इस फॉर्मूले से उसे निकाल सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ तक का काम तुम लोगों ने आज करना है। बाकी इसमें जो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है इसको मैं कल क्लियर करके तुम्हें बताऊंगा, इसलिए मैं इसे सर ज़्यादा नोट भी में करानी है। सेंड कर देना। मैं नोट्स तो मैं अभी सेंड कर दूंगा बस ये ख़त्म होते ही। अब मैं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैं एक आज के क्विज रह गए हैं तो क्विज में तुम्हें असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी थ्योरी होने के बाद ही तुम क्विज कर पाते, इसलिए मैंने बीच में नहीं दिया है। अब तुम्हें क्विज समझ में आ जाएंगे, तो अपनी स्ट्रीम लाइन में सभी लोग पहुँचो। मैं ओके सर। तुम्हें वहाँ पर क्विज चारों के चारों असाइन कर रहा हूँ। क्विज 1 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो फॉर क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, इसी सीक्वेंस में करना बेटा। पहले क्विज 1 को करोगे, फिर क्विज 2, क्विज 3, क्योंकि हर क्विज का 2 मिनट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्विज 1 से। तो अपनी स्ट्रीम लाइन में पहुंचो सभी लोग। ठीक है बेटा, क्विज में मैंने असाइन कर दिया, इसको अटेम्प्ट करो। बाकी 3 क्विज भी मैं असाइन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्विज 2 भी आ गया तुम्हारे टाइम स्ट्रीम लाइन में। अब हम क्विज 3 की तरफ जा रहे हैं। क्विज 3 और क्विज 4।
मुझे चारों क्विज मैंने भेज दिए तुम्हारे स्ट्रीमलाइन में, ठीक है। ये मेरे ख्याल से शो हो रही होंगी। आ चुके हैं चारों की चारों स्ट्रीमलाइन पे। तो तुम लोग इसे अटेम्प्ट करो फटाफट से, पहले क्विज 1, देन क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, इसी के सीक्वेंस में करना है, क्योंकि एक के टाइम के बाद दूसरा, फिर सबके लिमिटेड टाइम है। ठीक हो गया बच्चों? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो तुम लोग जा सकते हो, यू कैन लीव मीटिंग, है ना। आप लोग जा सकते हो जिसका हो गया, लेकिन क्विजेस को सबमिट करोगे, ठीक है बच्चों। आ रही मेरी आवाज? यस सर, आ रही है। Yes, sir. Okay, so you can leave now. I think all 4 quizzes are in streamline, so you can attempt them. If you're having any query, you can ask, otherwise you can leave. चलो मैं यही मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ, कभी फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम कल इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। चलो ओके देन। थैंक यू सर। ओके बेटा।